विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे त्रयोदशः पाठः, जिसका शीर्षक है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, अर्थात इस संसार रूपी ये जो पृथ्वी है, इस पर भारत भूमि स्वर्ण के समान राजती है, विराजती है, अच्छी लगती है। इसके विषय में हम पढ़ रहे थे और पहले भाग में विद्यार्थियों हमने सामान्य जानकारी देखी और देखा कि इस जो ये काव्य है उसकी रचयिता कौन है, कृष्णचंद्र त्रिपाठी, और उनके द्वारा ये काव्य लिखा गया है, जिसके कुछ यहाँ पद्य रखे गए हैं और यहाँ पर हमने पाठवाचन भी कर लिया था। अब आज इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं पहला श्लोक, प्रथमः श्लोक है। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं पहले श्लोक की। प्रथमः श्लोकः, मेरे साथ आप उच्चारण कीजिएगा जैसा कि हमने पहले भाग में उच्चारण किया था, उससे थोड़ा अलग हम उच्चारण यहां पर कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ उच्चारण कीजिए। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं, नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं, नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्। इयं स्वर्णवद्भाति शस्यैर्धरेयं, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए क्या बताया गया है। यहां प्रसंग देखिए, अस्मिन् श्लोके भारत देशस्य सस्ययुक्ता धरायाः वर्णनम अस्ति। जैसा कि आपको पता ही है कि इस पाठ में भारत भूमि की विशेषताओं के विषय में, अर्थात भारत भूमि जो है, भारत देश है, उसके गौरव गुणगान के विषय में बताया गया है। अब यहाँ इस श्लोक में क्या है कि भारत देशस्य सस्ययुक्ताः, ठीक है ना, भारत देश की जो फसलों से युक्त, ठीक है ना, सस्य का मतलब फसल, तो जो फसलों से युक्त धरा है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आइए अब यहां पर देखते हैं इस श्लोक का अर्थ कि ये क्या कहना चाहता है। तो देखिए, सुपूर्णम, सुपूर्णम का मतलब होता है अच्छी प्रकार से परिपूर्ण या पूरी। ठीक है, पूरित, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अब सवाल उठता है किससे, ठीक है ना, और कौन। ठीक है, तो यहां पूरी है, सुपूर्णम यानी अच्छी प्रकार से पूरी है, परिपूर्ण है। सदैवास्ति, यहां इस पद को देखिए, सदैवास्ति, सदैव और अस्ति, ठीक है, यानी कि हमेशा ही है। ठीक है, हमेशा ही है। अब यहां सदैवास्ति का ये संधि विच्छेद हो गया और सदैव का भी संधि विच्छेद हम करें तो सदा धन एव। ठीक है, सदा धन एव यहां पर ये है, और यहां इसका संधि विच्छेद करके देखा तो पता लगा कि हमेशा ही, सदा यानी हमेशा, एव यानी ही, अस्ति यानी है। ठीक है ना, सुपूर्णम परिपूर्ण है, हमेशा ही परिपूर्ण है या रहती है। ठीक है, कौन, तो यहां कौन का उत्तर अभी बाद में आएगा, पहले किससे परिपूर्ण रहती है, इसका उत्तर है खाद्यान्न भांडम। खाद्यान्न का मतलब होता है अनाज इत्यादि, धन धान्य जो होता है। ठीक है ना, क्योंकि भारत में एक कृषि प्रधान देश है भारत, और 70% से ज्यादा लोग किसान का कार्य करते हैं, खेती का कार्य करते हैं। तो यहां पर देखिए, तो जो खाद्यान्न भांडम यानी पात्र, यानी कि खाद्यान्न का पात्र है कौन, भारत देश, अर्थात भारत देश की जो भूमि है वो खाद्यान्न का पात्र है। ठीक है ना, तो अब इसका अर्थ क्या हुआ, यहां पर देखिए कि सुपूर्णम यानी कि परिपूर्ण, हमेशा ही है, हमेशा ही परिपूर्ण है। ठीक है ना, किससे, खाद्यान्न से हमेशा ही परिपूर्ण है या रहती है। अब किसके विषय में बात करें तो विद्यार्थियों, यहां धरायाः वर्णनम अस्ति, धरा का वर्णन है यानी कि पृथ्वी का वर्णन है, भारत भूमि का वर्णन है, तो उसके विषय में कहा है। और कैसी है देखिए, नदी नाम, नदियों का, ठीक है, जलम यानी जल, नदियों का जल जो है, यत्र यानी जहां पर, जिस स्थान पर, जिस भूमि पर नदियों का जल जो है,
पीयूष तुल्यम किसके समान है? पीयूष का मतलब होता है अमृत, और तुल्यम यानी के समान, यानी अमृत के समान है। यानी जिस धरा पर जो नदियों का जल है वो अमृत के समान है, तो ऐसी वह भूमि है। ठीक है, और आगे देखिए क्या कहा है, इयम यानी यह। अब यहां पर देखिए हम जिसकी बात कर रहे थे वहां उसके लिए यहां आया है इयम यानी यह। यह क्या? भूमि, भारत भूमि। स्वर्णवध, सोने के समान। स्वर्णवध का मतलब है सोने के समान, ठीक है ना। भांति यानी सुशोभित होती है। यह सोने के समान सुशोभित होती है, स्वर्ण के समान सुशोभित होती है, अच्छी लगती है, ठीक है ना, चमकती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। शस्यैर्धरेयम्, यहां पर देखिए इसका संधि विच्छेद शस्यैः, ठीक है, शस्यैः और धरेयम्, ठीक है। तो यहां पर देखिए शस्य यानी फसलों से, ठीक है ना, सस्य यानी फसल और सस्य यानी फसलों से, ठीक है ना। फसलों से स्वर्णवध भांति, फसलों से सोने के समान नजर आती है। तो विद्यार्थी जब आप देखते हैं कि चावल गेहूं इत्यादि की जो धान पक जाती है खेत में, जो फसलें पक जाती है तो वो स्वर्ण जैसी लगती है, ठीक है ना, स्वर्ण जैसी चमकती है। तो इसलिए यहां ऐसा कहा है कि यह धरती जो है, ये धरा भारत भूमि जो है वह फसलों से, ठीक है ना, सोने के समान चमकती है। फसलों से ऐसे लगती है जैसे कोई सोना पड़ा हुआ है और वो चमक रहा है, ठीक है। और तो यहां ये अर्थ हो गया। अब यहां पर देखिए धरेयम यानी धरेयम, यह धरा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो धरा धन इयम, यह हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण है धरा धन इयम, यानी कि यह धरा। अब यहां पर देखिए ये अर्थ हो गया इन 3 लाइनों का, ठीक है। चौथी लाइन में क्या है, क्षितौ यानी इस पृथ्वी पर, क्षितौ यानी इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, पृथ्वी पूरी है, पूरा संसार बसा हुआ है, तो इस पृथ्वी पर राजते सुशोभित होता है या होती है। अब यहां स्त्रीलिंग की बात हो रही है, पृथ्वी की यानी भारत भूमि की तो होती है, तो सुशोभित होती है, अच्छी लगती है। भारत स्वर्ण भूमि, भारत की यह स्वर्ण भूमि इस पूरी पृथ्वी पर सुशोभित होती है, अच्छी लगती है। समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए पूरा अर्थ किस प्रकार होगा इसका, कि यहां पर कहा है कि यह इयम यानी यह जो भारत भूमि है वह, ठीक है ना, हमेशा से ही खाद्यान्न से युक्त है या रहती है, ठीक है। और यहां का यत्र यानी यहां का, जहां का, ठीक है ना, जहां का मतलब यहां भारत भूमि का, भारत भूमि की जो नदियां है उसका जो जल है वो अमृत के समान होता है। और यहां सस्यों से यानी फसलों से यह धरा सोने के समान चमकती है, ऐसी यह भारत भूमि इस संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित होती है। ठीक है, समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए कठिन शब्दार्थ जो है वो इस प्रकार है, सुपूर्णम यानी अच्छे से परिपूर्ण, खाद्यान्न भांडम यानी खाद्यान्न का पात्र, पीयूष तुल्यम अमृत के समान, स्वर्णवद सोने के समान, भांति यानी सुशोभित होती है, सस्य यानी फसलों से, क्षितौ यानी क्षिति या पृथ्वी पर, राजते सुशोभित होती है या चमकती है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए विशेषः, विशेष है यहां पर। विशेष क्या है देखिए, विशेष अपने पास में जो है, विशेष अपने पास में है संधि विच्छेद से संबंधित। तो वो कैसे देखिए, सदैव अस्ति, पहला पद अपने पास में है सदैव अस्ति, ठीक है ना। तो यहां देखिए 2 संधियां हैं, सदा धन एव और सदैव अस्ति। ठीक है, इसको इस प्रकार समझे आप, सदा धन एव जो है यहां पर आ है और यहां ए है, तो आ और ए जो है वो मिलकर के आई का निर्माण करते हैं, वृद्धि संधि है यहां पर, तो सदैव बनेगा। कौन सी संधि है यहां पर, वृद्धि संधि है। ठीक है, और जब सदैव बन गया हमारा पद तो उसमें अस्ति और मिला देंगे, तो यहां पर अ और अ मिलकर के आ हो जाएंगे। ठीक है, यहां तो ये आ हो जाएंगे, तो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है यहां पर। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां 2 संधियां है। ठीक है, आगे देखिए सस्यैर धरेयम, यहां पर देखिए सस्यै धन धरा धन इयम। ठीक है, यहां पर देखेंगे आप जो ये विसर्ग है, ठीक है, इसको
र हो जाता है। क्या हो जाता है? र होता है। ऋत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। जब र होता है तो यहां देखिए सस्यई, ठीक है, और ये ध जो है, ठीक है ना, इस प्रकार हो जाएगा। धरा का जो ध है वो नीचे आ जाएगा, तो इस प्रकार होगा। और फिर यहां देखिए आ है और ई है, तो ये क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। गुण संधि का उदाहरण है यहां पर। तो फिर क्या हो जाएगा? र है अपने पास में, ये वाला, इसमें से आ निकला है, ध्यान रखना, तो ए इसमें मिल जाएगा और यम। तो इस प्रकार ये हमारा उदाहरण बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर तो क्या है? ऋत्व विसर्ग संधि है और यहां पर क्या है? गुण संधि है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए अन्वयः, अन्वय है जो हमने श्लोक देखा, अर्थ देखा, उसका अन्वय यानी कि उसको क्रम से किस प्रकार रखा गया है वाक्य में। देखिए, यत्र खाद्यान्न भाण्डं सदैव सुपूर्णम् अस्ति, नदीनां जलं पीयूष तुल्यम् अस्ति, इयं धरा शस्यै स्वर्णवद् भाति, इयं भारत स्वर्ण भूमि क्षितौ राजते। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, यत्र यानी जहां पर, जिस स्थान पर, जिस भूमि पर, खाद्यान्न भाण्डम यानी कि अन्न का जो पात्र है, भांड का मतलब होता है पात्र, ठीक है ना, तो खाद्यान्न भाण्डम यानी अन्न का जो पात्र है या जहां पर सदा अन्न होता है, ठीक है ना। खाद्यान्न भाण्डम सदैव सुपूर्णम अस्ति का मतलब जो खाद्यान्न का मतलब खाद्यान्न, ठीक है, अन्न इत्यादि का जो पात्र है हमेशा ही सुपूर्णम यानी परिपूर्ण भरा हुआ, अस्ति यानी है, जहां का खाद्यान्न का पात्र हमेशा ही भरा हुआ है। ठीक है, नदीनाम जलम नदियों का जल पीयूष तुल्यम अस्ति, जहां पर नदियों का जल अमृत के समान है। इयम धरा, यह धरा, शस्यै स्वर्णवद् भाति, यह धरा जो है फसलों से सोने के समान सुशोभित होती है। इयम यह भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत की जो स्वर्ण भूमि है वह क्षितौ राजते, इस धरा पर, इस पृथ्वी पर सुशोभित होती है, अच्छी लगती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये अन्वय था और भावार्थ क्या है, देखिए क्या कहना चाहते हैं कवि, यहां पर आपको क्या बताना चाहते हैं कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी। तो यहां देखिए, कवि ही भारतवर्षस्य विशेषताः वर्णयन् कथयति यत् भारत देशे सर्वदा खाद्यान्नं, ठीक है ना, पर्याप्तं भवति, अस्य नदीनां जलम् अपि अमृत सदृशम् अस्ति, एषा भारत भूमि धान्यैः सदा स्वर्णमयी प्रतीयते, एतादृशी भारत स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथिव्यां शोभते इति। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए और ध्यान से अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लें कि इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि परीक्षा में आपसे हिंदी अर्थ भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए सुनिए, कवि जो है, ठीक है, कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी जो है कवि, भारतवर्षस्य भारत देश की विशेषताओं को वर्णन करते हुए कथयति कहते हैं, यत् की, क्या कहते हैं? भारत देश में सर्वदा यानी हमेशा खाद्यान्नम का मतलब जो खाने योग्य अन्न है, ठीक है ना, वह पर्याप्तम भवति, पर्याप्त रूप में होता है। अस्य यानी कि इस भारत देश की नदी नाम, जो भारत देश की जो नदियां हैं उसका जलम अपि, जल भी अमृत सदृशम अस्ति, अमृत के समान है। ऐसा भारत भूमि, यह भारत भूमि धान्य ही, फसलों से सदा हमेशा स्वर्णमयी प्रतीयते, स्वर्ण के समान प्रतीत होती है। एतादृशी, इस प्रकार की या ऐसी भारत स्वर्ण भूमि, जो भारत स्वर्ण भूमि है, जिसको स्वर्ण भूमि कहा गया है भारत देश की भूमि को, ऐसी वह भूमि संपूर्ण पृथिव्यां, पूरी की पूरी पृथ्वी पर शोभते, राजती है, विराजती है, अच्छी लगती है, सुशोभित होती है। ठीक है ना, ऐसा इसका अर्थ आप समझ लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमने भावार्थ देख लिया। आइए इस श्लोक से संबंधित कुछ प्रश्न भी बनते हैं, तो वो प्रश्न कौन से बनते हैं उनको जानते हैं। देखिए, भावबोध प्रश्नाः यानी भाव को बताने वाले, अर्थात इस श्लोक को अच्छे से आपको समझाने वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए,
खाद्यान्न भांडम कीदृशम अस्ति। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको एक पद में देना है। दूसरा, नदी नाम जलम कीदृशम अस्ति। ठीक है, इसको भी आपको एक पद में देना है। 2 प्रश्न। और देखिए 2 प्रश्न है, सस्येर धरेयम कथम भाति। एक पदेन, इसको भी एक पद में उत्तर देना है। दूसरा है, क्षितौ का राजते। इसका भी उत्तर एक पद में ही देना है। तो ये विद्यार्थियों 4 प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न लिख चुके होंगे और अब इनके उत्तर दीजिएगा। मैं लेता हूं विदा। आगे इन प्रश्नों के उत्तरों के साथ फिर मिलूंगा अगले भाग में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।